हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आपको रीजनिंग विषय को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। उसका रीज़न ये है कि आपको इसको किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सोचो, आपके पास एक पुस्तक है, आप उसे पढ़ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि उस पुस्तक में पेज पलटने का कोई विकल्प नहीं हो। तो आप बताइए उस पुस्तक की कितनी इम्पोर्टेंस हो जाएगी, कितनी वैल्यू आप करोगे। ठीक उसी प्रकार आपको किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उतनी ही मेहनत, उतनी ही वैल्यू देना है। क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। तो हमको किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना ज़रूरी है। यदि डी बी का भाई है तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा या कौन से कथन की आवश्यकता होगी। आपको ये 4 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। आपको 4 में से ये पता करना है कि कौन सा एक या दो दोनों आवश्यक है, या दोनों आवश्यक नहीं है, या फिर किसी एक की आवश्यकता है। आपको सिलेक्ट करना है। देखिए, कई सारे पैटर्न होते हैं रीजनिंग में क्वेश्चंस के। हमें उन सारे पैटर्न को सोल्व करना है। अपने इस सीरीज़ में सारी चीज़ों को कवर अप करना है। यदि आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं या फिर इस प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ गए हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। रीजनिंग को आपको कहीं और से पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी। जैसा जैसा बोला गया है वैसा वैसा आप करते चलिए। यहाँ पर बोला गया है डी जो है बी का भाई है। ये लिखो आप डी, ये बी का भाई है। ठीक है, आप इस प्रकार से बना सकते हैं। डी है ना बी का भाई है, तो ब्रदर लिखो प्लस लिखो। लेकिन यहाँ पर बी का जेंडर किसी प्रकार से क्लियर नहीं है फिलहाल। ठीक है, क्योंकि डी जो है बी का भाई है, लेकिन बी का नहीं बताया कि ये भाई है या बहन है। प्रश्न ये बोला गया है कि बी जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। अब भाई साहब, ये जो सी है, ये बी से सी से क्या संबंध होगा। तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है ये आपको बताना है, मतलब बी का बताना है सी से संबंध। ठीक, इसको आप हटाइए। हमें सी की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखो, डी का जो पुत्र है, डी का पुत्र सी का पोता है। मतलब डी का जो पुत्र रहेगा, आप लिखो यहाँ पर सन। ठीक है, प्लस मेल है, तो डी का जो सन है वो सी का पोता है। मतलब कि सी का पोता कौन होगा। यहाँ पर सी का पोता ये होगा। क्यों? सी का पोता, डी का पुत्र सी का पोता कब बनेगा, जब ये इसके पापा है, एस के पापा डी और डी के पापा सी होंगे। मतलब ये कौन है, ये है दादाजी किसका, इस व्यक्ति का। और ये कौन हो गया, ये हो गया पोता। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर क्या इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी इसका जेंडर क्लियर नहीं है। मैं बस ये बोल सकता हूँ कि ये पापा है, कौन, सी, बी के। लेकिन बी कौन है, लड़का है लड़की है, ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला है, बी डी की बहन है। अब ये जो बी है डी की बहन है, मतलब आप पकड़ में आ गया। ये बहन है, आप लिखो सिस्टर, फीमेल है। अब समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पर, ये डी के पिताजी सी है, तो यहाँ पर बी के भी पिताजी हुए ना। क्योंकि अब तो पता चल गया ना कि ये सी की बेटी है, बेटी, ये सी की बेटी हुई। ठीक है, ये पता चल गया। मतलब कि हमको दोनों स्टेटमेंट की आवश्यकता थी। क्यों? पहले स्टेटमेंट में बोला था कि डी का पुत्र सी का पोता है, लेकिन ये तो पता यहाँ चला ही नहीं कि बी या मेल है कि फीमेल है। ये तो पता चल गया कि सी पिताजी है। ठीक है, पिताजी बोल सकते हैं, या फिर अगर आप मेल मानते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फीमेल। पोता तो बोला ही है, तो आप यहाँ दादा मानो या दादी मानो, एक ही बात है, क्योंकि जेंडर तो इसका भी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये दादा दादी की कैटेगरी में आता है, आप दादा या दादी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए दोनों कथन की आवश्यकता थी। ओके, हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, मतलब एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट दोनों सही है। एनालॉजी का ये क्वेश्चन देखिए, जो कि अक्सर बनता नहीं है। प्रवाह का संबंध जिस प्रकार नदी से है, उसी प्रकार स्थिर का संबंध किससे होगा, वो आपको आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पर तर्क क्या लग रहा है, ये जो प्रवाह शब्द है ये नदी से संबंधित है। मतलब कि नदी में प्रवाह होता है, मतलब किसका, पानी का, जल का। तो नदी में प्रवाह है जल का। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, बारिश स्थिर नहीं, बारिश स्थिर कहाँ रहती है, वो तो बहता है पानी। धारा, धारा मतलब कि जो बहता पानी है उसी को धारा कहा जाता है। तो ये तो स्थिर धारा तो होता ही नहीं है, तो बहाव की स्थिति है। यहाँ पर नहर, नहर में पानी कहाँ रुकता है, स्टोरेज तो होता ही नहीं, बहता रहता है नहर में। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, पुल। पुल वहीं होता है जहाँ पर कोई जल का बहुत बड़ा भंडार होता है,
मतलब कि वो स्थिर होता है। जिस प्रकार पानी में प्रवाह होता है उसी प्रकार जल में जो पूल रहता है, पूल में स्थिरता होती है वहाँ पर पानी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ए पी आर एक्स एस और जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, एस और जेड बीच में है, ए और पी अंत में है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है। देखिए, इस क्वेश्चन को बड़े शांति से करना, जो जो कीवर्ड्स दिए हैं उसको आप साइड में लिखो और अपनी अप्रोच लगाओ। पहले अब यहाँ पर ही बोल दिया कि आर जो है ए के बाईं ओर है, तो आर जहाँ भी रहेगा वो ए के बाईं ओर, मतलब कि इस साइड तो होना नहीं है ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर बोला कुछ इस प्रकार है कि जो आर की पोजीशन है ए पर डिपेंड है, तो पहले आप ए बनाओ। आप कहीं भी ए बना सकते हैं, आपने ए बनाया यहाँ पर ए के बाईं ओर। अगर ए इस प्रकार से बैठा है तो इसका बायां किधर आएगा, इस साइड आएगा ना। हमने देखा था जैसे कोई रो रहती है तो ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है। ठीक है, तो बाईं ओर इस साइड आएगा, क्या आएगा, आर। तो ये है एक स्टेटमेंट, ये बोला है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि एस और जेड बीच में है। कितने मेंबर हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एस और जेड यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि 4 मेंबर और बाकी है। तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4। ठीक, ये आपने बना दिया। अब यहाँ पर जो बोला गया वो आप करते चलो। ए और पी अंत में है, तो एक काम करिए, ए और पी कहाँ है, अंत में, मतलब कि कॉर्नर पर। आप कैसे बनाएंगे हम, या तो आप एक काम करिए, ए को यहाँ बना दो और पी को यहाँ बना दो। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि ए यहाँ है और पी वहाँ है। ठीक है, हमको ये कंडीशन कहाँ वेरीफाई करना होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। या तो आप ऐसे वेरीफाई कर लो कि एक बार और पी बना लो यहाँ पे, एक बार यहाँ बना लो, ये कंडीशन कर लो। लेकिन आपको ये दोनों कंडीशन को कंफ्यूज होने से पहले ही एक स्टेटमेंट दे दिया कि पी के दाईं ओर कौन है, मतलब इधर दायां हिस्सा तो है ही नहीं। आप यहाँ पर कैसे बिठाओगे, इधर तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये वाला नीचे वाला स्टेटमेंट हम जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ये तो होना ही नहीं है, क्योंकि दाईं ओर तो कोई है ही नहीं, दायां हिस्सा तो इधर चलता है ना। समझ रहे होंगे आप शायद, क्योंकि ये देखो इधर चलना है दायां हिस्सा। ठीक है, तो दाईं ओर कौन होगा तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, एक स्टेटमेंट हमारा रह गया है कि ये जो आर की स्थिति ए की बाईं ओर है, ए की बाईं ओर आर की स्थिति है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर आर लिखेंगे इस प्रकार से। और आपके पास अब कौन सा रह गया ऑप्शन, ऑप्शन रह गया यहाँ पर एक्स। बस ये आपने बना दिया। यहाँ पर क्या पूछा है, पी के दाईं ओर कौन है, आप बताइए कि पी के दाईं ओर किधर हिस्सा, इधर की साइड आएगा, कौन है, एक्स है। डेट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देखो कि कीवर्ड्स क्या क्या दिए हैं, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं। आप ये देखो कि वहाँ पर दिया क्या क्या है और वहाँ से स्टार्ट करना चालू करो और धीरे धीरे सारे यहाँ पॉइंट्स को अप्लाई करो। जो कंडीशन दी है बस उसी पर आप अमल करोगे। जिस प्रकार देखो, अगर वेरी कर रहा है कहीं हद तक तो आप उसको दोनों तरह से बना लो, वो कहीं ना कहीं हट जाएगा। अगर जो परफेक्ट रहेगा वो आगे वेरी कर जाएगा और जो रहेगा वो देखो इस प्रकार से यहाँ पर हट गया। ठीक है, जिस प्रकार बर्फ का संबंध शीतलता से है उसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पर देखो कि बर्फ और शीतलता में क्या रिलेशन बन सकता है। देखो, बर्फ के अंदर किस प्रकार की प्रकृति पाई जाती है, शीतलता की, मतलब कि ठंडापन पाया जाता है ना, क्योंकि बर्फ तो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो बर्फ के अंदर शीतलता की प्रकृति पाई जाती है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर क्या रहेगा, किस प्रकार की प्रकृति पाई जाएगी। क्या पृथ्वी में वजन की प्रकृति पाई जाती है, पृथ्वी में जंगल की प्रकृति, पृथ्वी में आकर्षण शक्ति, या पृथ्वी में समुद्र। ये आंसर आपको विचार करना है। अगर आप ध्यान से देखोगे कि प्रकृति की बात हो रही है, कौन सी प्रकृति पाई जाती है, तो बर्फ में जैसे शीतलता की प्रकृति पाई जाती है उसी प्रकार पृथ्वी में आकर्षण की, गुरुत्वाकर्षण की प्रकृति होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब ये वाला एनोलॉजी का जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। जिस प्रकार शांति का यहाँ पर रिलेशन अराजकता से है उसी प्रकार सृजन का संबंध किस प्रकार होगा, आपको यहाँ एक बेहतर लॉजिक फाइंड करना है और उसके अनुसार आपको आंसर देना है। अब ये प्रश्न देखिए,
दी गई आकृति में वर्गों की संख्या गिनें। अब आपको यह एक आकृति दी है, इसमें हमें वर्गों की संख्या गिनना है, मतलब कि आपको यहाँ पर बॉक्स की काउंटिंग करना है। हम किस प्रकार करेंगे, देखो इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम धीरे धीरे उन क्वेश्चन को भी इन्वॉल्व करेंगे हमारी सीरीज़ में। यहाँ पर आप ध्यान से देखना, क्योंकि नज़र अगर आपकी हट गई तो आपको काउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा, और हर क्वेश्चन में इसी प्रकार काउंटिंग होती है। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेहतर लगे। देखिए A B C D E F G H I J K L, बीच वाले पॉइंट M N O, ठीक, ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं आपको क्या क्या बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितने बॉक्स हैं, मेन बॉक्स देखो, एक, फिर ये एक, ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। मतलब कि 8 बॉक्स तो ऐसे हैं जो क्लियर हमको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बड़े वाले बॉक्स काउंट करवा रहा हूँ। वहाँ वर्ग बोला तो वर्ग आयत नहीं करेंगे आप। एक ये हुआ वर्ग है, एक, ठीक है, एक ये हुआ, दो, ठीक है, और एक ये हुआ, तीन। मतलब इस प्रकार से एक एक बॉक्स छोड़ के 3 ये बन रहे हैं। मैं आपको फिर से नीचे बताऊँ, एक, फिर एक यहाँ से काउंट होगा, दो, और एक यहाँ से फिर से काउंट हो रहा, 3 बॉक्स ये बन गए, ठीक। अब यहाँ पर आगे देखो, आगे यहाँ पर कोई बॉक्स बन रहे हैं, तीसरे बॉक्स देखो, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन ये बन गए, ठीक है। अब यहाँ कोई और बॉक्स बन रहे हैं, हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये छोटे छोटे बॉक्स कौन से, एक, ये दो, ये तीन, ठीक है। आप फिर यहाँ पर नीचे की ओर देखो, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये आपने यहाँ पर 6 देखें। अब बीच में देखिए, ये 6 आप नोट करो। अब यहाँ पर बीच में एक, दो, तीन, चार ये हो गए। आप इसको काउंट करो कितने हो रहे हैं अभी, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 6 कितने हो रहे हैं, 14 और 6 20, 20 और 4 24 हो गए हैं। और कोई संभावना हो तो बताइए। हमने लगभग 99% कवर कर लिया है। अगर आपको ऐसा लगे कि और भी बन रहे हैं तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। और इस प्रकार ये जो आकृति है उसमें टोटल 24 स्क्वायर बन रहे हैं, ठीक है। आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। इस प्रकार आपको धैर्य रखकर इनको काउंट करना है और आपको यहाँ पर लिख लेना है। अगर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लिख लो कि चतुर्भुज ABMQ, मतलब कि BCDE, इस प्रकार से वर्ग यहाँ पर काउंट लिख सकते हैं। और अगर आप शार्प माइंड के साथ इसको कर रहे हैं तो आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस प्रश्न में हमको क्या एक आकृति दी है और इस आकृति में हमें यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बतानी है। कैसे करेंगे हम, देखिए या तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर काउंट कर लो, या फिर मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर इनके पॉइंट्स के नाम लिख लीजिए। आपने यहाँ पर लिखा A, ये पॉइंट B, ये C, ये D, ये E और ये F, ठीक। अब आप यहाँ काउंट करो। अगर मैं पूरा एक बड़ा त्रिभुज काउंट, ये छोटे छोटे त्रिभुज काउंट करिए, 1, 2, 3, 4 और एक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। ये टोटल 5 हो गए। ये 5 त्रिभुज जो आपको दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, हम छोटे छोटे स्तर से बात करेंगे। यहाँ से आप एक त्रिभुज को ऐसा काउंट करो, एक ये हो गया, फिर यहाँ से वापस काउंट किया हमने, एक रेखा को कम किया, एक त्रिभुज, ये 2, ठीक है। ये 2 त्रिभुज और आप लिख लो इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से अगर हम काउंट करें तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक, फिर यहाँ से वापस काउंट किया, ये एक त्रिभुज हो गया, 2, ठीक है। 2 त्रिभुज ये हो गए, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट कर रहे हैं, यहाँ से हमने काउंट किया इन दोनों को, एक एक ये हो गया, कितने त्रिभुज हो गए हमारे पास, 5, 2, 7, 8, 9 और 10 त्रिभुज हो गए। ठीक है, आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। और नहीं तो आप कुछ मत करो, आपको ये त्रिभुज दिया था ना, इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, आपने यहाँ नंबर डाले 1, 2, 3, 4 नंबर डाल दिए, क्योंकि 4 त्रिभुज बन रहे तो 4 नंबर डाले। आप कुछ मत करो, आप इनको जोड़ दो। आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद जो उत्तर आ रहा वही आपके टोटल त्रिभुजों की संख्या है। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में कुल 10 त्रिभुज है। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। अब यहाँ देखिए, अलार्म और दर्पण से संबंधित एक नया मिक्स टॉपिक। दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है। घड़ी में सही समय क्या होगा ये बताइए। अगर वो दर्पण में देख रहा है तो घड़ी में 3:15 बज रहे हैं। 3:15 बोले तो क्या, 3:15 हो रहे हैं। कहाँ पे? मिरर में। तो रियल में कितना बज रहा है वो आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकल तौर पर समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बिना पेन पेपर से लगभग 2 सेकंड में इसका आंसर देना बता दूंगा। पहले आप यहाँ पर एक घड़ी बना लीजिए। अब ऊपर रहता है 12, नीचे 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या बोला है? 3:15 बजे। तो 3:15 कब होता है? जब बड़ा काटा 3:15, मतलब कि बड़ा काटा कहाँ है? बड़ा काटा 15 पे है, मतलब 3 पर 15 मिनट हो गए। जब बड़ा काटा 15 मिनट चल गया है तो घंटे वाली इसमें 3 पे ही रहेगी क्या? नहीं ना, वो भी 15 मिनट का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, तो वो लगभग कहाँ आ जाएगी? वो लगभग ऐसे तो आ ही जाएगी। ठीक है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर घंटे वाला मेन काटा। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका घंटे वाला काटा और मिनट वाला काटा 3 पर है, मतलब 15 मिनट तक है। अब आप यहाँ ये है समझो मिरर। अब मिरर में ये कैसा दिखाई देगा? आप देखिए इसका समय क्या होगा। आपने रखा मिरर, याद रखना मिरर बोले कहाँ लगता है? मिरर वॉल पे लगता है। वॉल पे कैसे लगेगा? आप अपनी दीवार पे इस प्रकार लगाओगे ना, तो मिरर आप बनाओगे तो आपको एक खड़ी डंडी ही खींचना है। अगर वाटर बोलोगे तो ध्यान रखना वाटर हमेशा धरती पर फ्लो करता है, तो आपको हमेशा इस प्रकार की रेखा बनाना है। वाटर में इस प्रकार और मिरर में इस प्रकार खड़ी लाइन। ठीक, ये आपको ध्यान होना। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ में आए। अब देखिए हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पर। अब आपने बनाया यहाँ पर ये मिरर, आपने पॉइंट रखा। आप बताइए मिरर रखा तो ये रेड वाला काटा कहाँ दिखेगा आपको? आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं 12 बजाऊँ तो यहाँ पर जो 3 है, ये 3 यहाँ पर घड़ी इस ओर आ जाएगी, तो यहाँ पर ये 9 के समथिंग दिखेगा ना ये काटा। मतलब ये समय तो चेंज हो जाएंगे ना, घड़ी विपरीत मतलब कि अपोजिट दिखेगी। तो ये काटा आपको इस प्रकार दिखेगा ना। बड़ा काटा कहाँ दिखेगा आपको? इस प्रकार खिंचा हुआ दिखेगा। और आपको ये जो काटा है घंटे का, ये घंटे का काटा 3 से नीचे झुका हुआ है, तो मिरर में आप देखोगे तो इस प्रकार झुका हुआ दिखेगा थोड़ा सा। ठीक है, और अगर देखोगे झुका हुआ तो आप रियल तरीके से अगर समझोगे तो नीचे तो 8 है, ऊपर 10 और ऊपर 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस प्रकार दिखेगा। मतलब आप क्या बोलोगे? आपको यहाँ पर कितनी बज गई? देखो यहाँ पर कितनी बज गई है? यहाँ पर 8 तो बज ही रही, क्योंकि से 8 से क्रॉस कर लिया ना घंटे वाले कांटे ने। तो 8 बजे कितनी, यहाँ 9 पे काटा आ गया, मतलब कि 45। आप बोल सकते हैं कि 8:45 हो रहे हैं। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि इधर 3 क्यों नहीं आया? अरे भैया, आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये जो घड़ी है ये इस ओर है, तो यहाँ पर 3 है। जब इस ओर काटे आएंगे तो इधर इधर लोकेशन क्या होती है? 9 की लोकेशन होती है ना, क्योंकि जब आप घड़ी बनाओगे तो 1 2 3 इधर होता है, 6 7 8 9 इधर आ जाएगा, 11 12 ऐसे करके घड़ी जाती है। अगर कांटे इधर है तो इसका अपोजिट मिरर में आप ऐसे देखोगे ना, और 3 का कांटा यहाँ पर घंटे वाला कांटा यहाँ पे है, तो इस प्रकार आप मिरर में देखोगे तो ऐसा आएगा। और यहाँ पे संख्या क्या है? 8 और 9 है, तो ये 9 और ये 8 इस प्रकार से आप इमेजिन करके आंसर ला सकते हैं। ये कब? जब आपके पास बहुत सारा समय हो तब। लेकिन एग्ज़ाम में हमें ऐसा नहीं करना है। दुनिया ऐसे करेगी लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। आप देखो हमें क्या करना है। यदि दर्पण की बात कही जाए तो दर्पण में याद रखना दर्पण का समय होता है। आप अगर बोले कि दर्पण में ऐसा दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा?
या फिर वास्तविक समय ये है तो दर्पण में क्या होगा। आप कुछ मत करो, आपको मैं एक टाइम बता रहा हूँ, 11:60। ठीक है, ये 11:60 ऐसा समय है जो आप दर्पण में देखोगे तो उसका अपोजिट बता देगा, और अपोजिट वाला रहेगा तो वो दर्पण में एक्चुअल क्या बज रहा है वो बता देगा। आपको क्या दिया है, 3:15 दिया है ना, आप यहाँ पर 3:15 लिखो। बस आप क्या करोगे, आप घटा दो, आप घटाओगे तो उत्तर क्या आएगा, देखो 60 में से 15 गया, कितना आ रहा है 45। ठीक है, 11 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 8। बस आपका आंसर क्या आया 8:45 मिनट्स। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। याद रखना दर्पण में आपको 11:60 लेना है। ठीक है, जल का भी होगा, बिल्कुल जल का होगा, लेकिन जल का क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपका उत्तर क्या आया 8:45। डेट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभी एक लॉजिकल क्वेश्चन देखिए, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। अब ये तो आपको लॉजिक बनाना पड़ेगा, और लॉजिक के लिए आपको सबसे पहले दिशा डायरेक्शन का ज्ञान होना ज़रूरी है। मैं आपको प्लस का साइन दे रहा हूँ, ये वाला जो दिशा रहेगा वो पूर्व का, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये दक्षिण दिशा आप बोलेंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ पर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़े हैं किधर, दक्षिण की ओर, तो एक काम करता हूँ मैं इस प्रकार नीचे की ओर एक लड़का बना रहा हूँ, मैं ऐसा खड़ा हूँ, मैं कोई भी इंसान बना रहा हूँ ये पॉइंट, तो मैं मेरा दायां हाथ मतलब सीधा हाथ इधर की ओर है और उल्टा हाथ इधर की ओर है, तो मैं दायां हाथ इधर फैलाकर खड़ा हूँ। तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। यदि मैं इधर देख रहा हूँ तो मेरा दायां हाथ तो यही होगा ना, राइट, और लेफ्ट क्या होगा ऊपर वाला उत्तर की ओर। यदि मेरा दायां हाथ दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर आपका दायां हाथ है, तो आपकी पीठ ये किधर पीछे की ओर है ना, तो पीछे की ओर है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किस ओर देख रहे हैं, आप यहाँ पर पूर्व की ओर देख रहे हैं। ठीक है, आपका उल्टा हाथ किधर है, आपका उल्टा हाथ उत्तर की ओर है, आपका सीधा हाथ दक्षिण की ओर है, तो आपकी पीठ किस दिशा में है। अरे भैया आपकी पीठ यहाँ पर पश्चिम की ओर होगी ना, क्योंकि पीछे की ओर कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वीं अक्षर कौन सा होगा। मतलब 15वें अक्षर के बाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपको फाइंड करना है। क्या बोला गया है, देखिए यहाँ बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, अर्धांश मतलब कि 50-50, पहला अर्धांश देखो कितने लेटर होते हैं, एक्स वाई जेड 24 होते हैं ना। यहाँ प्रथम अर्धांश का मतलब क्या हुआ, प्रथम अर्धांश का मतलब ये हुआ कि यदि ABCD में कुल कितने डिजिट होते हैं, 26 डिजिट होते हैं, तो आपको 13 और 13 दो अर्धांश में इसको बांट देना है, किसको 26 डिजिट को। तो 13 जो रहते हैं प्रथम अर्धांश रहते हैं, और सेकेंड ये दो अर्धांश रहते हैं, एक पूर्व और उत्तर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो आपको प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब 13 कितने होते हैं पहले मैं आपको ABCD लिख के बताऊंगा, उसके बाद उसको इस प्रारूप में ला के बताऊँगा। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब यहाँ पर है 26, आपको यहाँ पर इसको 50-50 करना है, तो 13 कितने हो रहे हैं, यहाँ पर 13 हो रहे हैं, एम तक 13, ये प्रथम है और ये 13 है, ये द्वितीय है। तो प्रथम अर्धांश को आप विपरीत क्रम में लिखो, मतलब कि उल्टे क्रम में लिखो। आप लिख दो उल्टे क्रम में, आप यहाँ लिखोगे क्या MLKJIHGFEDCBA, आपने लिख दिया। और दूसरे अर्धांश को कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, आप उसको वैसे ही लिखो NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, क्या बोला है, अब आप देखो लिखा जाए तो बाएं से, आप देखो एक लाइन है, तो इस लाइन का बायां हिस्सा इधर होता है और दायां हिस्सा इधर होता है। मतलब कि बायां हिस्से से बोले तो इधर से ऐसे चलना है, और दाएं हिस्सा बोले तो दाएं हिस्से से ऐसे इस प्रकार चलना है। क्या बोला है,
बाएं से 15वां अक्षर, ठीक है। पहले बाएं से 15वां अक्षर लो, मतलब कि ये टोटल कितने अक्षर है, ये 13 तो है ही, मतलब आपको 2 और चलना है, 14 और 15। 15वां अक्षर कौन सा है, 15वां अक्षर आपका ओ है। बाएं से चले हम तो 15वां अक्षर हमने ये गिन लिया, 15वां आप लिख लो, ठीक है। 15वां अक्षर हो गया। फिर बोला है 15वां अक्षर के बाएं, मतलब इसका ही बायां। 15वां अक्षर है, इसका बायां किधर, मतलब इधर ही, क्योंकि बायां ऐसा ये है ना। तो 15 अक्षर के बायां 8वां अक्षर कौन सा है, तो वापस 8 तक गिनो ना ओ से। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 8 तक आगे कौन सा अक्षर है, आप इसको लॉक कर दो। आपका अक्षर यहाँ पर निकला जी, मतलब आप बोल सकते हैं कि वो कौन सा अक्षर होगा, वो अक्षर होगा जी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है ये बायां हिस्सा होता है और ये वाला एरिया है जो दायां हिस्सा होता है। अगर बाएं से बोले तो आप बाएं हिस्से से काउंट करना चालू करो, और दाएं हिस्सा बोले तो दाएं हिस्सा इस प्रकार काउंट करना चालू करो। ये सबसे अच्छा तरीका है। ज़्यादा जोड़ और घटाव के लफड़े मत करो, बच्चे इसको कुछ समय तक ध्यान रखते हैं और उसके बाद इसको भूल जाते हैं, फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अभी देखो प्रथम अर्धांश को विपरीत किया ना, अगले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, दोनों अर्धांश को विपरीत करो, या प्रथम अर्धांश को उत्तर मतलब कि द्वितीय अर्धांश के बाद लिखो, या फिर वो बोल देगा, ऐसे कोई कंडीशन देगा कि स्वरों को व्यंजन में बदलो, व्यंजन को स्वरों में बदलो, या स्वरों को आप हटा दो अल्फ़ाबेट से और आप बताइए कि इस संख्या के बाद या फिर इस डिजिट के बाद कौन सा ऐसा डिजिट आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आगे जितनी भी सीरीज आएगी इसमें हर टाइप के पैटर्न हम कवर करेंगे। जैसे ये कवर किया है, अब इसके नए नए क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन अपडेट होंगे, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो हमको डेली बाय डेली इसकी प्रैक्टिस करना है ताकि हम नए नए क्वेश्चन को कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ये वाला शब्द इस प्रकार से लिखा जाए तो बताइए इस शब्दों को किस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो हमें इसकी अप्रोच पता करनी पड़ेगी, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, उस प्रकार से हम इस शब्दों को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए FAITH, इसको किस प्रकार लिखा गया है, KELVI। अब इसमें क्या अप्रोच लगा होगा, अगर आपको अल्फ़ाबेटिक के काउंटिंग नंबर याद है तो ये क्वेश्चन इजी तरीके से बन जाएगा, और नहीं याद है तो हम कर सकते हैं इसको, लेकिन आपको अल्फ़ाबेटिक क्रम को ध्यान रखना है और इनके अपोजिट कौन कौन सा अल्फ़ाबेटिक नंबर आता है और इनके बीच में कौन सा अल्फ़ाबेटिक नंबर आता है वो ध्यान रखना है। देखो F से K तक चले तो कितना काउंटिंग नंबर आ रहा है, यहाँ पर F के बाद आ रहा है FGHIJ और आ रहा है K, मतलब कि 5 नंबर काउंट हो रहे हैं ज़्यादा। और A से आगे गए तो कितने नंबर काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर भी BCDE 4 नंबर काउंट हो रहे हैं प्लस में, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होना चाहिए। I से JKL मतलब कि 3 आगे काउंट हो रहे हैं, यहाँ पर आगे बढ़े तो यहाँ पर 2 काउंट हो रहे हैं। T के बाद U और V 2, और यहाँ पर 1 नंबर आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पहले 1 2 3 4 5 ये क्रम है, बस उस प्रकार से आप निकाल दो। यहाँ पर आप देखो लिखा आपको क्या है, CLOUD, ठीक। आप यहाँ पर एक एक नंबर आगे बढ़ा दो, पीछे से आपने यहाँ से 1 नंबर बढ़ाया, क्या आएगा, D के बाद E आएगा। E कहाँ है, E यहाँ तो B में है और C में है, मतलब कि ये भी नहीं उत्तर होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पर आपको 2 बढ़ाना है, तो U के बाद क्या आता है, आपने 2 बढ़ाया तो U के बाद V और W, तो आप लिखोगे W। W कहाँ है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इससे ज़्यादा आप कुछ मत करो, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको इसको बड़े ही ध्यान से समझना है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग सिलेबस आपको पूरी तरह से एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएगा। आपको यूँ समझिए, आपको अपने छात्र जीवन में यह अंतिम अवसर मिल रहा है। यदि 15 फरवरी सन 2000 को रविवार था तो 15 जनवरी सन 2013 को कौन सा दिन होगा। हम कोशिश करेंगे कि एक ही सिंगल क्वेश्चन में हम लगभग उस टॉपिक के इम्पोर्टेंट फैक्ट कवर कर पाएँ। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें यहाँ पर जो दिया गया है उसको आपको बड़ी गौर से ध्यान रखना है, और जो पूछा गया है उससे भी हमें ध्यान रखना है। आप नोट कर सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम में आपको नोट नहीं करना है। यह है 15 फरवरी। 15 फरवरी को क्या बोला है, 15 फरवरी को आपको बता दिया कितना है, रविवार है, संडे है, ठीक है। हमको यहाँ पर पूछा गया है कि 15 जो जनवरी है, 15 जनवरी सन 2013 को यहाँ पर कौन सा दिन होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यदि जब नॉर्मल ईयर रहता है, नॉर्मल ईयर में एक दिन बढ़ जाता है, ठीक है।
कैसे बढ़ेगा, मतलब कि 1 जनवरी सन 2001 बोला तो सन यहाँ पर 2002 में 1 जनवरी को एक दिन बढ़ेगा, मतलब यहाँ सोमवार है अगर, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मंगलवार होगा 1 जनवरी को, ठीक है। नॉर्मल ईयर, अब नॉर्मल ईयर किसको कहेंगे, यहाँ पर नॉर्मल ईयर मतलब जिसमें 365 दिन होते हैं वो नॉर्मल ईयर रहता है। और लीप ईयर उसे कहा जाता है जो 366 दिनों का होता है। अब एक दिन यहाँ कहाँ बढ़ गया, यहाँ एक दिन फरवरी में बढ़ता है, क्योंकि फरवरी यहाँ पर 28 फरवरी ना होके 29 फरवरी हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये वाला। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि एक दिन तो बढ़ ही रहा था यहाँ पर नॉर्मल ईयर में, लेकिन यहाँ पर 28 फरवरी की जगह 29 फरवरी हो रहा है, मतलब कि एक दिन और बढ़ेगा जो 28 से 29 फरवरी हुआ है, ठीक है। कैसे, यदि यहाँ पर बोला जाए कि सन 2004 1 जनवरी सन 2004 को सोमवार है, ये बोला गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 जनवरी सन 2005 को यहाँ पर क्या होगा, मंगलवार नहीं होगा। अगर ये नॉर्मल ईयर रहता तो मंगलवार रहता, लेकिन एक दिन और बढ़ा है ना, तो आपको एक दिन और जोड़ना पड़ेगा। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि सन 2005 को 1 जनवरी सन 2005 को बुधवार था, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि नॉर्मल ईयर को कैसे पहचानेंगे और लीप ईयर को कैसे पहचानेंगे। हम दिनों के अनुसार तो पहचान सकते हैं कि 365 और 366 दिन होते हैं, लेकिन सन से कैसे पहचानेंगे। देखिए, सन से पहचानने का एक बेस्ट तरीका ये है कि यदि यहाँ पर मैं लिखूँ सन 2000, ठीक है, और यहाँ मैं लिखूँ सन 2005। अब देखिए, जिसमें 4 का भाग जाएगा वो रहता है यहाँ पर लीप ईयर, और जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है वो रहता है नॉर्मल ईयर। अब देखिए, 4 का भाग जा रहा है, देखो 4 पंजे 20, मतलब कि पूरा पूरा भाग जा रहा है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि ये लीप ईयर है। और जिसमें 4 का भाग नहीं जा रहा ये नॉर्मल ईयर है। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पर आओ, ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम सरल करते हैं। 1 फरवरी सन 2000 को रविवार है, ठीक है, तो 1 जनवरी सन 2013 को कौन सा दिन होगा ये फाइंड करना है। हम इसको आसान तरीके से करेंगे। फरवरी, देखो ये डेट यहाँ पर फरवरी दी है और यहाँ पर जनवरी दी है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखो पहले हम क्या करेंगे, फरवरी है ना, फरवरी से आपको यहाँ सन 2000 जो है सन, उससे आपको 2013 तक जाना है। तो पहले आप ये देखिए कि 2000 से 2013 तक, ये लिखा सन 2000 और 2013 तक जाना है आपको। तो कितने साल का गैपिंग है यहाँ पर, यहाँ पर 13 साल का गैपिंग है, ठीक है। मतलब कि 13 तो ऑड डेज निकाल लिया आपने, ठीक, आपने 13 ऑड डेज निकाले। उसके बाद आप ये देखो कि आपको यहाँ 2000 से 2013 के बीच में कितने लीप ईयर हैं, आप काउंट करो कितने लीप ईयर होंगे। आप देखो यहाँ सन 2000 तो है ही है, सन 2000 है, ठीक है। सन 2000 के बाद सन 2004 है, जिसमें 4 का भाग जा रहा वही लीप ईयर है, सन 2004। फिर सन 2008 होगा, ठीक, फिर क्या होगा सन 2012, ठीक है। मतलब यहाँ पर इस प्रकार से 12 होगा। कितने लीप ईयर निकले, यहाँ पर 4 लीप ईयर निकले ना, तो आप 4 और जोड़ो, कितने हो गए यहाँ पर हो गए 13 और 4 17 आपके पास टोटल दिन हो गए ना। आप यहाँ पर 17 लिखो, लेकिन अब आप यहाँ ये देखो कि टोटल आपके पास यहाँ 17 दिन हुए हैं। आपने यहाँ पर 17 दिन काउंट किए, आपको यहाँ पर कितने से भाग देना होगा, 7 से। 7 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7 दिन के बाद क्या होता है, वही दिन रिपीट होता है। अब यहाँ पर देखो कितनी बार जा रहा है भाग, देखो 7 7 दूनी 14, 2 बार कंप्लीट गया जो 14 कवर किया। अब यहाँ पर कितना बच गया, शेष बचा है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग की बात होती है, कितना रिमेनिंग बचा, हमारे पास रिमेनिंग 3 बचा है, ठीक है। 3 बचा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर 15 फरवरी सन 2000 से आगे बढ़कर हमको जाना है 15 फरवरी सन 2013 तक, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दिन बढ़ जाएंगे। हमने यहाँ पर 15 फरवरी से सन 2013 तक जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर 3 दिन बढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब रविवार में आप 3 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो सोमवार 1, मंगलवार 2 और बुधवार 3, मतलब कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया बुधवार, ठीक है। ये हम कहाँ तक निकाल लिया, हमने 15 फरवरी सन 2013 तक निकाल लिया, लेकिन हमको 15 फरवरी सन 2013 नहीं पूछा है, हमको पूछा है 15 जनवरी सन 2013। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमको फरवरी से
15 जनवरी तक रिटर्न जाना है ना। अभी हम यहाँ फरवरी में आए 15 फरवरी, ठीक है, हम आए 15 फरवरी, ठीक, हमको इसी यहाँ पर सत्र में जनवरी में जाना है। तो हम पीछे चलेंगे। पीछे कैसे चलेंगे? अब देखिए पीछे यहाँ पर इस प्रकार मैं थोड़ा सा बॉक्स बना रहा हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को समझ लेना। यहाँ पर 15 फरवरी से 15 दिन आप पीछे घटाएंगे, ठीक है, 15 दिन तो आपने ये घटा दिए, ठीक, और 15 दिन आप जब 15 जनवरी तक जाओगे तो कितने दिन घटेंगे? यहाँ पर 16 दिन घटेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी 31 की है तो हम यहाँ 16 दिन घटाएंगे ना। आपने 16 दिन घटाए मतलब कि आपने फरवरी के 15 दिन घटाए तो जनवरी माह में जंप कर गए। आप जनवरी माह में 15 तारीख तक जाना है तो 16 दिन आप घटाओगे तो आपको टोटल कितने घटाना है? यहाँ पे हमको टोटल देखिए यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 6 और 5 11 का 1, हसील का आया 1, 1 2 और 1 3, कितने हुए? 31 दिन। लेकिन 31 दिन आए ना, हमको कितने का भाग देना है? हमको भाग देना है 7 का, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार जा रहा है? 7 चौक 28, मतलब कितने बच गए? हमारे पास यहाँ पर बचे हैं 3, ठीक है। अब ये 3 बचे तो बताइए कि हम बुधवार में 3 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? हम बुधवार में 3 घटाएंगे, क्योंकि हम फरवरी से ऊपर की ओर जा रहे हैं, पीछे की ओर जनवरी में, तो हम यहाँ पर 3 घटाएंगे। हमने बुधवार में 3 घटाए तो हमारे पास क्या आएगा? जैसे बुधवार में हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास मंगलवार आएगा, 2 घटाएंगे तो हमारे पास सोमवार आएगा, और 3 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास रविवार आएगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर रविवार आएगा, रविवार। इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आप कोशिश करना कि मैंने ये सही निकाला है या नहीं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शाम 5 बजे से 6 बजे तक इस बीच में घड़ी में दोनों सुइयां किस समय एक सीध में रहेगी? शाम 5 बजे से 6 बजे तक इस बीच में घड़ी में दोनों सुइयां किस समय एक दूसरे के सीध में रहेगी, अपोजिट साइड, ठीक है। अब देखो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इसको बिना पेन उठाए भी बिल्कुल सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझेंगे। देखिए आप नॉर्मली एक इस प्रकार से घड़ी को डेकोरेट करो। यहाँ पे है 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो क्या बोला है, 5 बजे से 6। देखो एक तो 6 यहाँ बजने वाली है और एक 5 यहाँ बजती है, ये है यहाँ पे काटा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है कि दोनों सुइयाँ एक ही सीध में होगी, एक सीध में कब होगी? इस प्रकार आप बनाओ घड़ी। अब ये घड़ी में आप टाइम लिख लो, ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है समय। आप शाम को 5 कैसे बजेगी? एक तो 5 इस प्रकार बन सकती है और एक समय यहाँ पर इस प्रकार बच सकता है। आप यहाँ पर इस प्रकार से थोड़ा सा डेकोरेट करो। आप बोला क्या है कि दोनों एक सीध में हो 5 से 6 बजे, मतलब 1 घंटे के दौरान। इसका मतलब ये है 1 घंटे के दौरान, मतलब कि इसी समय यहाँ पर बनेगा ना, जो भी समय रहेगा 5 और 6 के बीच में ही होगा, दूसरा तो समय होना नहीं। एक ही सीध में का मतलब ये होता है कि अगर ये देखो 6 बज रही है तो दोनों सुइयाँ एक ही डायरेक्शन में होगी, घंटे वाली सुई भी यहाँ होगी और मिनट वाली सुई भी यहाँ होगी। ये ऐसा किस समय पॉसिबल होगा, यही पूछा गया है। और बोल क्या दिया है? 5 से 6 के बीच, तो 5 से 6 के बीच जो भी समय रहेगा वो 5 से 6 के बीच में ही रहेगा ना। 8 बजे तो होना नहीं है, 1 बजे होना नहीं है, 2 बजे होना नहीं है, होगा 5 बजे, क्योंकि 5 और 6 के बीच का ही समय रहेगा। तो आपको इसको करने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब इसके आंसर तक हम पहुँचेंगे कैसे? अब देखो आपने ये बनाई क्या, घड़ी। आपने जैसे ये घड़ी बनाई, ठीक है, आपको यहाँ पर 5 का काटा है और एक 6 का काटा है। अब इन दोनों के बीच में आपको बताना है कि रियल आंसर होगा तो होगा क्या। अब देखो ये जो घड़ी की सुई है घंटे वाली, ठीक है, अब ये है बड़ा काटा। इस बड़े कांटे को आना है भाई साहब को कहाँ तक? 5 तक। अब 5 तक आया तो इसको कितने मिनट लगे? इसको लग गए ना, मिनट वाली सुई को 25 मिनट लगे ना, ठीक है, मिनट वाली सुई को 25 मिनट लगे। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि घंटे वाली सुई क्या वहाँ के वहाँ खड़ी रही? नहीं, 25 मिनट अगर मिनट वाली सुई वहाँ से ट्रेवल करके इसके पास तक आई, तब तक घंटे वाली सुई भी ना अपनी समय से थोड़ा सा आगे बढ़ गई है उस स्थिति से। उसने भी 25 मिनट का तो ट्रेवल किया ही होगा ना, थोड़ा सा तो खिसकी होगी अपनी जगह से। तो ये लगभग ऐसी तो हो ही गई होगी, 5 और 6 के बीच में तो हो गई होगी, बिल्कुल हो गई होगी ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो एक सीध में कब होगी? अब ये मिनट वाली सुई यहाँ 25 मिनट तक चली, तो ये भी तो यहाँ घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ गई ना, तो ये क्या करेगी? मिनट वाली सुई
जबकि इसको एक ही दिशा में जाना है तो इसके पास तो आएगी ही आएगी, लेकिन आएगी कब, वही हमें निकालना है। लेकिन हम इतना क्लोज तभी जा सकते हैं तब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। हम कम से कम इसको 25 मिनट तक तो चलाएंगे ना, क्योंकि 5 बज रही है, मतलब 5 तक तो इसको लाना ही है हमें। हम बड़े कांटे को 5 तक लाएंगे तो कितना मिनट हो रहा है, 25 मिनट हो रहा है ना। और हमने यहाँ पर सेपरेट टॉपिक वाइज हमने पढ़ा था कि अलार्म में जब भी आपको मिनट की गणना अगर की जाए तो आपको यहाँ पर 12/11 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आप मिनट में 12/11 का मल्टीप्लाई करो। आपने 12/11 का मल्टीप्लाई किया, आप बताइए उसका उत्तर क्या होगा, आप सोल्व करो। देखिए 12 में आप गुणा करेंगे 25 का, क्या आएगा आपके पास, 12 पंचे 60 की शून्य हासिल क्या है 6, 12 दूना 24 और 6 कितने हो गए 30 हो गए। तो आप क्या ये बोल सकते हैं 30/11। ठीक है, ये 30/11 वो समय बता रहा है कि आपने मिनट वाली सुई को यहाँ पर 25 मिनट चला, लेकिन घंटे वाली सुई इतने मिनट में कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया, क्योंकि मिनट वाली सुई को तो एक ही दिशा में जाना है ना, जिस दिशा में घंटे वाली सुई है। तो मतलब ये एक दूसरे पर ओवरलैप कुछ इस प्रकार करेगी ना। ये कौन सी सुई है, घंटे वाली सुई, तो मिनट वाली सुई भी तो यहाँ पे दौड़ती हुई इसके पास ही आएगी ना, क्योंकि इनको एक ही दिशा में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय क्या हो रहा है, ये लगभग 5:25 तक तो हमने एक अनुमान लगाया, लेकिन ये 5 बजकर कुल इतना मिनट हो रहा है ना, क्योंकि हो तो 5 और 6 के बीच में ही रहा है। तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर लाना है। ये आंसर तब वेरी करता है जब यहाँ पर चारों ऑब्जेक्टिव एक जैसे हो। यदि नहीं है तो आपको मैंने जो पहला तरीका समझाया, बस आप 2 सेकंड में देखो कि यहाँ पर सर्टन टाइम 5 से 6 के बीच बोला है तो ऑब्जेक्टिव 5 से 6 के बीच ही वेरी करेगा। ठीक है, सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच हैं। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, नए बच्चों को तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या लिखा है सिक्योरिटी, आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो। आप अगर एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको इसको नोट नहीं करना है, रीजनिंग के अधिकांश क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ही सॉल्व करना होता है। देखिए SECURITY। अब देखिए ये पूछा कुछ इस प्रकार गया कि ये जो शब्द है इसमें अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण है जितने कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच है। अब मैं आपको पहले निकाल के बताऊंगा, उसके बाद आपको लगेगा कि यह बिल्कुल इस प्रकार हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर एस से हमको इस प्रकार गिनना है कि आपको अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उतने ही डिस्टेंस हो। जैसे हम इधर से ऐसे गिनेंगे, एस को लेके चलते, जैसे एस के बाद अगर आप देखो इसको मैं हटा रहा हूँ, एस के बाद STUVW XYZ, मतलब कि कोई भी मैच नहीं कर रहा है अपने अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार। आप फिर से चेक करो, STUVW XYZ, मतलब वाई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको तो हटा दो। ई से देखो, ई से FGHI, आई मिल रहा ना, तो आप यहाँ पर ई और आई का एक पेयर निकालो, आई। उसके बाद JK नहीं मिल रहा है, एक हो गया। अब यहाँ पर इसको आप काटो, आप इसको हटा दो, ई और आई इसको आप लिखो। अब यहाँ पर आप यहाँ क्या कर सकते हैं, और सी को चलो, सी का देखो D और E नहीं मिल रहा है, इधर देखो सी का DEFGH नहीं हो रहा, आप इसको हटाओ, ये काउंट हो गया। अब यू से चलो, यू के बाद VWXY, मतलब कि CY बन रहा है, UY बन रहा है। आप UY लिखो, U और Y ये पेयर बन रहा है। इधर इधर कुछ बन रहा है क्या, उस साइड तो कुछ बन नहीं रहा। आर से देखो, आर से ST, मतलब कि R और T का बन रहा है, और ये तो बनेगा नहीं, RT। अब देखो इधर कुछ STUV, ये नहीं है। इधर आई का देखो, आई का हो जाएगा JK, ये भी नहीं बन रहा है। इधर JKLMN नहीं है। ठीक है, टी का UV, इधर इधर देखो UVWXYZ नहीं बन रहा। वाई का भी नहीं बन रहा, मतलब कि 3 बन रहे हैं यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 युग्म है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। टोटल कितने युग्म है,
जो अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार उसके बीच में आ रहे हैं। यहाँ 3 है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अधिव्यापन करेगी? अतिव्यापन का मतलब होता है ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक, मतलब कि एक सुई को दूसरी सुई पूरी तरह से कवर कर ले। मतलब कि अगर मिनट की सुई घंटे वाली सुई के ऊपर आ गई तो आपको पूरी घड़ी में दिखेगा ही नहीं कि घंटे वाली सुई कहाँ गई। इसे बोलते हैं ओवरलैप करना या अतिव्यापन करना। अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर खुद को सोल्व करना है ताकि आप भी कुछ करें, आप भी इसमें रीजनिंग में कुछ प्रैक्टिस चालू करें। अब देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा तो शायद ये आंसर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा टेक्निकली समझना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सर्च करें कि इसका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि कई सारे बच्चे यहाँ पर 24 घंटे भी बता सकते हैं और बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव गलत है। पहले आप सर्च करो, अगर आपको बन जाता है तो कमेंट ज़रूर करना, और ना बनता है तो आप कमेंट करें। ये बहुत ही ज़्यादा डरावने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमें ये टेबल सोल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या अप्रोच बनेगी। देखिए, यहाँ पर 6, 8, 4 किस प्रकार बना होगा? यदि हम देखें यहाँ पर कि 6 और 8 को अगर मैं जोड़ता हूँ, कितना आ रहा है? 14। 14। अब पता नहीं इसने क्या किया है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर इसने 4 लिखा होगा। ठीक, 4 लिखा होगा, एक को इसने गायब कर दिया। 12 और 9 कितने हो रहे हैं? 12 और 9 यहाँ पर हो रहे हैं 21। तो 21 का यहाँ पर एक नहीं लिखा इसने, 6 क्यों लिखा? मतलब कि हम जो कहानी बना रहे हैं वो इस प्रकार से नहीं बनेगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, 8 6 48, 48 लिखा है ना। 48 को यहाँ पर क्या किया इसने? इसने कुछ किया होगा। देखो, 8 में से 4 घटा दिए तो क्या आएगा? 4। तो शायद इसने इस प्रकार किया होगा। ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। फिर यहाँ पर क्या होगा? 12 नमे की 108, 108। ठीक है, एक नंबर ये, एक नंबर ये। देखो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, नहीं आ रहा। या फिर आप देखो, यहाँ 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आ रहा, नहीं आ रहा ये भी। मतलब कि ये अप्रोच भी गलत है, इस प्रकार से नहीं होगा। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा इसको आड़ा समझते हैं। इसको थोड़ा सा आप क्लियर करो। इसको आपने हटाया। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से चलो, 9 और 6 कितना हो रहा है? अगर मैं इसको जोड़ूंगा कितना हो रहा है? 15। मतलब ठीक है, इतना हमको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? 8 और 12, क्या है? 8 और 12 कितना हो रहा है? 20। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मतलब कि अब ये लग रहा है कि इन दोनों को जोड़कर यहाँ आंसर लिखा होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। क्या यहाँ पर 10 बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये हमारे ऑप्शन में, मतलब कि ये अप्रोच है कि पहला यहाँ पर कॉलम और दूसरा कॉलम आप जोड़ोगे तो आपका जो तीसरा कॉलम है उस कॉलम में इसका आंसर लिखना है। मतलब कि इसका सॉल्यूशन रहेगा एक ही रो में हो रहा है। ये आड़ा जो चल रहा है इसको रो कहा जाता है, और जो खड़ा तरीके से यहाँ पर चल रहा है ये कॉलम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान होना। यहाँ पर हमारा जो आंसर है 10, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अब ये टेबल देखिए, यहाँ पर क्या अप्रोच लगी होगी। मैं पहले थोड़ी सी ट्रिक बताऊंगा, हालांकि हम इसको कर लेंगे, लेकिन इस तरीके के अप्रोच को भी समझो। अगर यहाँ पर देखिए 1 2 3, मतलब कि यहाँ अगर मैं देखूँ कि यहाँ 3 आ रहा है। ठीक है, 11 में से 7 गए तो 5 आ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम करो, 120 में से 45 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो, 120 में से 20 गया तो 100 आ गया, 100 में से 20 घटाओगे तो 80 आ गया। 80 में एक कम करो, 75। 75 तो है ही नहीं, मतलब कि ये अप्रोच नहीं लगेगी। क्या यहाँ गुणा हो रहा है? 2 एकम 2, तो एक किसे, ठीक है, एक जोड़ दिया तो यहाँ 11 7 77, और यहाँ जोड़ना था, ये अप्रोच भी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर रो का तो कोई मैटर ही नहीं बन रहा है। हो सकता है यहाँ पर किसी प्रकार का कॉलम का कोई कैलकुलेशन हो। अब देखो, यहाँ पर 11 और 1 12, 12 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा? 132, 144। ठीक है, अब 144 हम थोड़ा सा लिख लें। यहाँ अगर मैं 11 प्लस इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ, 1 + 11 कितना जा रहा है? 12। 12 का वर्ग करूँगा तो 144 आ रहा है। अब यहाँ से कितना घटा है उसने? यहाँ पर 24 घटा दिया तो 120 आया। ठीक है, इतना समझ लो। यहाँ 2 और 7 को आपने अगर जोड़ा कितना जा रहा है? 9। नमे नमे कितना हो रहा है? 81। 81 में से आप 24 घटाओगे तो कितना आ रहा है? देखो, आपने 24 घटाया तो 11 में से 4 गए तो यहाँ कितने बचे? 7। अब 7 तो यहाँ कुछ है ही नहीं, तो ये अप्रोच है हमारी तरह से पूरा गलत। ठीक, अब यहाँ पर क्या बन सकता है? देखो, यहाँ 1 लिखा है, 1 का आप वर्ग करो। फिर यहाँ पर क्या है? 11। 11 का आप वर्ग करो। देखो, 1 का वर्ग करा क्या आएगा? 1। 11 का 121। ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ कि ये पीछे वाली संख्याओं से 1 घटा देता हूँ, 1 घटाया, आगे वाली संख्या घटाए तो 120 आ रहा। ठीक है, इसको हम कुछ अलग तरीके से डेकोरेट कर लेंगे ताकि हमको थोड़ा सा और ईजी पड़े समझने में। मैं एक काम करता हूँ, ये संख्या है ना, ये 11 का वर्ग किया, इसमें ऊपर वाली संख्या मैं घटा दूंगा
आपने घटाया तो क्या आएगा 121 माइनस 1 मतलब 120 आ रहा। ठीक है, समझते हैं। दूसरा देखो, यहाँ नीचे वाली संख्या का वर्ग करो आप, ऊपर वाली संख्या का वर्ग आप घटा दो। कितना आ रहा है? 7 7 49 में से आप 4 घटाओगे तो कितने आएंगे? 45। ठीक है, हमको ये तो समझ में आ रहा कि यहाँ पर मेथड यही चल रहा है। अब हम यहाँ पर हम फाइनल आंसर तक पहुँच रहे हैं। 5 का वर्ग करोगे, उसमें आप 3 का वर्ग आप घटा दो, कितना आ जाएगा? 5 25, 25 में से आप 9 घटाओगे तो कितना जा रहा है? ये 16। तो क्या 16 हमारा उत्तर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर है। देखो, ये टेबल तभी आप सोल्व कर सकते हैं जब आप बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि पूरे रीजनिंग में यही थोड़ा कठिन चैप्टर लगता है बच्चों को। हालांकि ये बहुत इजी होता है, लेकिन बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं तो बनेगा कहाँ से? आपको ऐसे क्वेश्चन की ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एक तो ये टेबल, इसको क्विज बोला जाता है। फिर एक होता है नंबर सीरीज़, जिसमें मिसिंग नंबर होता है, उसमें एक और नंबर होता है, और इसके साथ साथ एक इनका छोटा बड़ा भाई होता है एनोलॉजी, उसमें भी नंबर का ही खेल होता है। ये सारे पैटर्न हम अपनी सीरीज़ में पूरा कवर करेंगे, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको यहाँ रीजनिंग अलग कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हम यहाँ पर हर क्वेश्चन में इतना डीपली नॉलेज या फिर इतना अप्रोच हम कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें कहीं और भी पढ़ने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं। अब हमें ये नंबर सीरीज़ दी है। अब इस नंबर सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमें समझना है। देखिए, इस सीरीज़ को आप कभी भी अपनी रफ कॉपी में नोट मत करना। इस सीरीज़ के बाद अगला स्टेप जो रहेगा उसे ही आपको रफ कॉपी में नोट करना है। देखिए कैसे, यहाँ समझिए। 18 और 19 लिखा है ना, तो आप इस प्रकार देखो, 18 और 19 में कितने का डिस्टेंस है? एक प्लस हो रहा है, एक का डिस्टेंस है। अब ये 19 से 28 जा रहा है, कितना नंबर यहाँ बढ़ रहा है? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 19 में 10 जोड़ोगे तो 29 हो जाता है, मतलब कि एक कम 9 नंबर बढ़ रहा है। आप 28 से 53 में चल रहे हैं तो कितना जा रहा है? देखो, ये 25 जोड़ रहा है, ठीक है, मतलब 25 प्लस हो रहा है। अब यहाँ पर 53 से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करना है, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू में फिर प्लस करना है, प्लस के बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पर लास्ट में आ रही है। ठीक है, ये आपने अगली स्टेप लिखी, आपको पहली स्टेप लिखना नहीं है, समय बचाना है। अब देखो, यहाँ पर है 1, यहाँ है 9 और यहाँ है 25। क्या आपको कुछ नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 3 का क्या है? ये 3 का वर्ग है, और यहाँ पर ये देखेंगे तो ये 5 का वर्ग है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये 1 का वर्ग होना चाहिए? बिल्कुल, मतलब ये वर्ग चल रहे हैं, और वर्ग कैसे चल रहे हैं? ये ओड नंबर का वर्ग वर्ग चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 1 3 5, तो यहाँ पर प्लस क्या होगा? यहाँ पर प्लस जो भी रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 7 का वर्ग। 1 3 5 और 7, 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। ठीक है, आपको 49 प्लस करना है। किस पे प्लस करोगे आप? आपको प्लस करना है यहाँ पर 53 में। अब देखो, 53 में 49 प्लस कर रहे हैं तो इकाई अंक यूनिट डिजिट के अनुसार आप चलो। आपको 53 में 49 ऐड करना है, तो आप 3 में 9 को ऐड करोगे तो कितना आएगा? आपके पास इकाई का अंक 2 आएगा ना। 2 मतलब आपके पास आएगा क्या? आपके पास आएगा यहाँ पर 12। तो 12 का 2 आपको इकाई अंक दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको और भी वेरीफाई करके बता रहा हूँ। जब आपके पास 2 आया ना, तो आप 183 जो 183 लिखा है, इसमें आप यहाँ पर 3 आना चाहिए प्लस में। तो आप देखो, यहाँ 7 का वर्ग चल रहा है, आगे चलकर ये सीरीज आगे जा रही है, तो यहाँ पर 9 का वर्ग होगा, मतलब 81। ठीक है, 81 क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। तो 8 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 और 2 कितना हो रहा है? ये यहाँ पर 3 आ रहा है ना इकाई अंक। बस ये वेरीफाई कर लिया। एग्जाम में आपके पास समय नहीं है, आपको वेरीफाई नहीं करना है। आपने यहाँ पर देख लिया कि सीरीज़ ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, बस आप ये ले आओ, आपका उत्तर यहाँ पर रेडी है। आपको सेपरेट वीडियो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन में पूरा का पूरा टॉपिक मैक्सिमम यहाँ पॉइंट्स आप कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें कई सारी अच्छी अप्रोच है जो हम समय बचाने में कामयाब सिद्ध हो सकते हैं। यहाँ देखिए, जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि यदि मास का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद आता है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो, जैसा जैसा बोला गया वैसा आप करते चलिए। यदि मास का किसी महीने का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद, 5वां दिन कौन सा? 5वां दिन कब आ रहा है? ये सोमवार के 2 दिन बाद, मतलब कि सोमवार के 2 दिन बाद आप लिखो ये सोमवार, तो सोमवार के 2 दिन बाद, एक दिन बाद क्या आएगा? मंगलवार,
उसके एक दिन बाद मतलब कि टोटल 2 दिन बाद यहाँ पर बुधवार आ रहा है। 5वां दिन 2 दिन बाद पड़ रहा है सोमवार के, तो 1 दिन बाद और 2 दिन बाद ये हमने बना दिया यहाँ तक। ये 5वां दिन है बुधवार, ठीक है। फिर क्या बोला, तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा। 5 तारीख को बुधवार है तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा ये आपको बताना है। ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम करते हैं यही कि अगर एक ही महीने की बात हो रही है, उसी महीने की बात हो रही है, तो इन दोनों डेट्स को आप घटा दीजिए। आपने जैसे ही 19 में से 5 घटाया, आपके पास क्या आया, आपके पास 14 आया, ठीक है। आपके पास जो भी आया, जो भी आंसर रहता है उस आंसर में से आप क्या करते हैं, आप उस आंसर में से यहाँ पर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों देंगे, 7 का भाग हम इसलिए देते हैं कि प्रत्येक एक सप्ताह के बाद वही दिन फिर से रिपीट होते हैं, क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, उसके बाद वापस सोम। इसलिए हम यही कहेंगे कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट होते हैं, तो हम 7 का भाग देंगे, क्योंकि प्रत्येक 7 दिन के बाद वही दिन फिर से रिपीट होते हैं। आपने इसको भाग दिया तो कितनी बार, 2 बार पूरा चले गया ना, कुछ शेष बचा क्या। हम रिमाइंडर की बात करते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार से कोई भी शेष नहीं बचा। भाग चले गया वो अच्छी बात है, वो तो हम देख ही नहीं रहे, हमें सिर्फ दिन निकालना है। एक्स्ट्रा दिन कुछ बच रहे, बिल्कुल भी नहीं बच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दिन बचता तो हम यहाँ पर बुधवार से जोड़ते, क्योंकि 5वां दिन बुधवार है, हमको बाद की डेट पूछी है तो हम जोड़ते। अगर यहाँ पर पहले की डेट पूछता, जैसे 5वां दिन बुधवार है और पहला दिन कौन सा होगा, मतलब हमें वापस रिवर्स जाना है, तो हम एक बचता तो हम उसमें 1 घटा देते। या फिर यहाँ अगर पूछा है कि कौन सा दिन है 19 तारीख, तो हम उसमें जोड़ दें, क्योंकि बाद की डेट पूछी है। और यहाँ पर हमारे उस प्रकार से किसी प्रकार का कोई शेषफल नहीं बच रहा है, क्योंकि 14 पूरा कट गया। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि उस दिन वही दिन होगा, क्योंकि यहाँ शेष कोई बचा ही नहीं। तो 19 तारीख को कौन सा दिन होगा, 19 तारीख को बुधवार ही होगा, बुधवार, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इस प्रकार से आप कैलेंडर के क्वेश्चंस को भी फ्रेम कर सकते हैं। अभी तक हमने लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देख लिए हैं कैलेंडर के। अगर आपने नहीं देखे तो आप बिल्कुल जाइए, आपको एक शानदार अप्रोच मिलेगी। कोशिश ये है कि हमारे एक क्वेश्चन में कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, ठीक है। तो आप ज़रूर इस सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी रीजनिंग को बेहतर बनाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, आप होंगे कामयाब।